हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में, सब पर बात करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में किस प्रकार के टेस्ट पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसा परीक्षण करने वालों को कदाचार का दोषी माना जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में किस प्रकार के प्रतिबंधित टेस्ट करने वाले पर कार्रवाई का आदेश दिया है। आंसर होगा 2 फिंगर या 3 फिंगर टेस्ट। एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। 31 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये जो टेस्ट है 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट, इसको रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर 2 फिंगर या 3 फिंगर का जो परीक्षण है, वेजाइनल टेस्ट होता है, वो मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा अगर कोई ये काम करता है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि क्या होता है 2 फिंगर या 3 फिंगर टेस्ट। देखिए, इस मामले में क्या होता है कि अगर कोई रेप पीड़िता है जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, या वो कह रही है कि उसके साथ ऐसी घटना हुई है, तो उसके प्राइवेट पार्ट में 2 उंगली या 3 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी की टेस्ट की जाती है। और ये पता लगाया जाता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है या नहीं इससे पहले, और इसी से महिला के वर्जिन होने या न होने का आधार माना जाता है। हालांकि 2013 में केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव किया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही, और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 53A के अनुसार 2 फिंगर टेस्ट या फिर इसे कहें प्री वेजाइनम टेस्ट, ये नहीं किया जा सकता है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही बलात्कार के आरोपों को साबित करता है और न ही खारिज करता है। इसके बजाय जिन महिलाओं पर ऐसा टेस्ट होता है वो उनको पीड़ा पहुंचती है और उनको फिर से आघात पहुंचता है, लेकिन इसके बावजूद ये टेस्ट देश में हो रहे हैं तमाम रोक के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर सख्ती दिखाई है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? फैसले में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो आने वाले वक्त में जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि पीड़ित जो है उसका एक तो उत्पीड़न हुआ पहले से, और फिर टेस्ट किया जा रहा है, और एकमात्र यही दिखने के लिए, ये बात जानने के लिए कि महिला या लड़की सेक्सुअली एक्टिव है थी या नहीं। और इस तरह की चिंता जो है इस तथ्य के लिए बेबुनियाद है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है या नहीं। पिछले सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो आचरण के प्रश्न के लिए महत्वहीन है, और इस प्रकार का जो टेस्ट है वो दोषपूर्ण है। ओके, तो ये फैसला सुनाया और ये भी कहा कि इतना रोक लग चुका है, 2013 में लग चुका है, उसके बाद अदालतों ने तमाम फैसले दिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस तरह के जो टेस्ट है वो रोके जाने चाहिए। इसके बावजूद नहीं रुक रहा है। तो अब अगर कोई मामला आता है और पाया जाता है कि किसी डॉक्टर ने, किसी कमेटी ने 2 फिंगर या 3 फिंगर टेस्ट की अनुमति दी है, या कोई डॉक्टर ये काम कर रहा है, तो इस मामले में उसे दोषी ठहराया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 2013 में इस टेस्ट पर रोक लग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगी है, फिर भी ये टेस्ट के मामले आ रहे हैं, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 53A, उसमें जो प्रावधान है 2013 में जो किया गया था, आपराधिक कानून में संशोधन किया गया था, उसका उल्लंघन ये हो रहा है। ठीक है, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और तमाम निर्देश दिए हैं बहुत सारे। कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो यौन हिंसा के मामले में हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा, और इन जो डायरेक्शन होंगे, जो गाइडलाइन होंगे, उसमें ये साफ कहा जाएगा कि 2 फिंगर टेस्ट के आवेदन को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इस तरह का टेस्ट नहीं हो सकता है, और अगर कोई टेस्ट करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मिसकंडक्ट का आरोपी माना जाएगा। यहाँ तक कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो पढ़ाई करवाई जाती है 2 फिंगर 3 फिंगर टेस्ट की, वो भी पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है महिलाओं को लेकर। तो इम्पॉर्टेंट बात है, चीफ जस्टिस कौन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के? यू ललित हैं, जस्टिस यू ललित,
और अगले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जिनकी अगुवाई में ये बेंच ने फैसला सुनाया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है, आप समझ चुके होंगे पूरी बात। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके UPSC एग्जामिनेशन, स्टेट PSC एग्जामिनेशन और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन टच करते हुए इस मुद्दे को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। शानदार तैयारी हो गई खासतौर पे करंट अफेयर्स की, और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है और उतने वक्त तक आप PDF के तमाम अपडेट पाते रहेंगे मात्र 150 रुपये में। अभी छूट चल रही है, चंद दिनों के लिए फिर से छूट आई है। और ये मेंबरशिप का फ़ायदा ये है कि PDF आपको मिलता है कई तरीके के, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और वो भी अलग अलग तरह के, जैसे MCQ, 1 लाइनर और MCQ विद डिटेल्स। इसके अलावा मेंबरशिप में फ़ायदा ये है कि मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो करंट अफेयर्स है उसका। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो तमाम एग्जामिनेशन के हैं वो अवेलेबल है आपके लिए, और ये बहुत ही कम कीमत पर आप सबके लिए ये दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और एक वीडियो भी बना हुआ है कि मेंबरशिप कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पारंपरिक राजशाही जुलू के नए राजा कौन बन गए हैं? आंसर होगा मिसी जुलू काज्वेलिथिनी। ओके, नाम आप ध्यान रखना। और ये अफ्रीका में सबसे बड़ा जातीय समूह है जुलू। इसको मैप के थ्रू देखते हैं तो सामने प्यारा भारत रहा, और अब चलते हैं अफ्रीका महादेश की ओर। और ये रहा अफ्रीका, और इसके सबसे साउथ में ये रहा दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, और यहीं का सबसे बड़ा जातीय समूह है जुलू, और उसके किंग बन गए हैं मिसी जुलू काज्वेलिथिनी। ठीक है, देखिए पारंपरिक रूप से इसका राजा होता है, ये जो जातीय समूह है उसका, हालांकि उसकी कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती है, मतलब संविधान में कोई ऐसा शक्ति नहीं दी गई है उसको। हालांकि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी को नैतिक रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है, उसके लोग उसकी बात सुनते हैं। ओके, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? अलग अलग राजधानी है। प्रिटोरिया जो है कार्यपालिका की राजधानी है, न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोटेन है, विधायी राजधानी केपटाउन है। प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामफोसा। मुद्रा क्या है? रेंड। ठीक है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, उन्होंने ही, आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट दिया है और उनको बना दिया है किंग। और यहाँ पर बात समझने की ज़रूरत है कि वो दक्षिण अफ्रीका के राजा नहीं बने, किंग नहीं बने, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जुलू जो जनजातीय समूह है, जातीय समूह है, उसके वो हेड बन गए हैं, किंग बन गए हैं। तो ये राज्याभिषेक अभी हाल ही में डरबन में आयोजित किया गया साउथ अफ्रीका में, और अब उस जो जुलू समुदाय है, वो लोग जुलू नेशन भी कहते हैं अपने समुदाय को, तो उसके वो महाराजा बन गए। ठीक है, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने आधिकारिक तौर पर ये सर्टिफिकेट दिया है वहाँ पर उनको। इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताएं जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। क्या नाम है इनका? जमशेद जे ईरानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टाटा स्टील के पूर्व MD जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया 31 अक्टूबर 2022 को, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा स्टील मैन ऑफ इंडिया। तो दोनों क्वेश्चन को आपको समझ लेने की ज़रूरत है। 86 ईयर के थे जमशेद जे ईरानी। निधन हुआ है जमशेदपुर में, झारखंड में 31 अक्टूबर 2022 को। और आपको बताऊं कि 43 ईयर तक टाटा स्टील से जुड़े हुए थे, और CII के यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, भारतीय उद्योग परिसंघ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1992 से 93 के बीच में। सवाल ये है कि जमशेद जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था या कहा जाता है अभी भी? देखिए, स्टील इंडस्ट्री में उन्होंने जो योगदान दिया है उसको लेकर उनको ये नाम दिया गया है।
ठीक है। देखिए, बात है 1990 के दशक की शुरुआत की। उस दौरान भारत में आर्थिक उदारीकरण वो शुरू हो चुका था और उसी वक्त टाटा स्टील के जो नेतृत्व कर रहे थे वो यही कर रहे थे, जमशेद जे। ओके। और उन्होंने भारत में इस्पात उद्योग यानी जो स्टील उद्योग है उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा स्टील को उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान में रखते हुए और उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे दुनिया में सबसे कम लागत वाला स्टील प्रोड्यूस हो सके, इंडिया में टाटा स्टील बना सके, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर इंडियन जो कंपनी है वो कॉम्पिटिटर बन सके। ओके। महत्वपूर्ण बात यह है, इनका जन्म हुआ था नागपुर में 2 जून 1936 को। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नागपुर से ही किया और पीएचडी उन्होंने धातु विज्ञान से किया, मेटलर्जी से किया, मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान। 1963 में शेफील्ड में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन में प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। हालांकि इंडिया लौट आया, फिर 1968 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि अब नाम बदल के टाटा स्टील हो गया, उससे जुड़ गए। वहाँ पर शुरुआत में काम किया उन्होंने, फिर जनरल सुपरिटेंडेंट रहे, जनरल मैनेजर बने, प्रेसिडेंट बने, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने 1992 में। ओके। 2001 में वो रिटायर हुए थे। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। उससे पहले 1997 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, जिनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने भारत ब्रिटिश व्यापार और सहयोग के योगदान के लिए उनको मानद नाइटहुड से भी सम्मानित किया था। ओके। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनका निधन हो गया। तो टाटा स्टील से जुड़े थे। टाटा स्टील की अभी की वर्तमान स्थिति देख लें। चेयरपर्सन कौन है? एन चंद्रशेखरन। और सीईओ और एमडी कौन है? टीवी नरेंद्रन। स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 115 साल पहले जमशेदपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ पहले त्रिपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया। तो इस अभ्यास को किस देश में आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा तंजानिया। ठीक है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये तीनों त्रिपक्षीय यानी ट्राइलेटरल, इन तीनों ने अभ्यास किया। तो हाल ही में अक्टूबर के एंड में ये नौसैन्य अभ्यास हुआ है। और इंडिया की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है आईएनएस तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस ने, इन सब ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पर। ट्रेनिंग और तमाम जो दिक्कतें होती है नौसेनाओं से रिलेटेड, उन सब को लेकर और समुद्री सहयोग को बेहतर करने को लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह हुई है। ठीक है। तो मोजाम्बिक में ये आयोजन किया गया। राजधानी क्या है? मापुटो। मुद्रा क्या है? मोजाम्बिक मेडिकल। प्रेसिडेंट कौन है? फिलिप न्यूसिक। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये नौसैन्य अभ्यास था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? इंडिया में ही आयोजित किया गया था। आंसर होगा स्पेन। ठीक है। स्पेन ने 30 अक्टूबर को फाइनल में कोलंबिया को हराया और वो जीत गया वर्ल्ड कप। ओके। कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में फाइनल मैच किया गया। ठीक है। और ख़ास बात रही कि मैच का एकमात्र गोल कोलंबिया के खिलाड़ी ने किया, लेकिन इसके बावजूद मैच जो है स्पेन की टीम ने जीत लिया। महत्वपूर्ण बात यह है। ठीक है। और ये जो फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप है, इसकी मेज़बानी इंडिया ने ही की और 11 से 30 अक्टूबर तक इंडिया में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया और अलग अलग जगहों पर आयोजन किया गया था ये, जैसे ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम है, इसके अलावा गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम, वहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है। तो स्पेन की टीम ने ये जीत लिया है। और स्पेन की बात कर लें, राजधानी क्या है? मैड्रिड। प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। उसके लेखक का नाम बताएं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। वो उनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस,
शहरी और आवास मामलों का मंत्रालय उनके पास है। उन्होंने ये बुक लिखी है, बुक भी देख रहे हैं आप, और इसकी जो प्रस्तावना है बुक की वो एक्टर अमिताभ बच्चन ने लिखा है। किसने पब्लिश किया है? रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। और इस बुक में सबसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्र और 15 फैकल्टी के योगदान के बारे में इसमें बताया गया, जैसे अमिताभ बच्चन, किरण रिजिजू, दिनेश सिंह, मीनाक्षी गोपीनाथ, शशि थरूर, विवेक देवराय, इम्तियाज अली, ये सब नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ ब्रिज, वो टूटकर गिर गया। तो ये किस राज्य के मोरबी जिले का केबल ब्रिज था? मुझे लगता है सबको पता है। आंसर होगा गुजरात। गुजरात के मोरबी ज़िले में ये घटना हुई है 30 अक्टूबर को। बड़ी दुखद घटना थी। और इसमें जो घटना हुई तो 350 से अधिक लोग नदी में गिर गए और उसकी वजह से 141 लोगों के मौत की जानकारी मिली है। तो घटना के बाद तो वहाँ पर राहत वगैरह का काम शुरू हुआ और ये जो ब्रिज था वो 7 महीने की मरम्मत के बाद 26 अक्टूबर को, जो गुजराती नव वर्ष होता है, उस दिन खोला गया था। और पर्यटक व स्थानीय लोग वहाँ पर पहुँचे थे, टिकट खरीद के वहाँ पर उस ब्रिज पर चढ़े और वो ब्रिज जो है 141 लोगों के लिए आखिरी दिन या आखिरी रात वो साबित हुई। ओडिवा कंपनी है, उसे ये ठेका दिया गया था, लेकिन उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना देखने को मिली है। तो मच्छू नदी पर ये केबल ब्रिज था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि किस नदी पर ये जो केबल ब्रिज था जिसका एक्सीडेंट हुआ या वो टूट कर गिर गया। तो क्या है? मच्छू नदी। और किस ज़िले में हुआ? मोरबी ज़िले में। ओके, गुजरात में। महत्वपूर्ण बात ये। अच्छा, ये केबल ब्रिज के इतिहास के बारे में जान लें। ये मोरबी के राजा थे वघाजी रावाजी, तो उन्होंने इसको बनवाया था। उद्घाटन कब हुआ था? 1879 में हुआ था। ओके, 1879 में उद्घाटन मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था और ब्रिटिश इंजीनियरों ने इसके बनाया था और उस समय के आधुनिक तकनीक का यूज़ किया गया था। ओके, ये ब्रिज की लंबाई जो है 765 फुट है, चौड़ाई 4 फुट थी। बेहतरीन इंजीनियरिंग का वो परिणाम था, लेकिन उसका मेंटेनेंस इतना ख़राब हुआ कि इतने लोगों की जान चली गई। गुजरात की बात कर लें, राजधानी क्या है? गांधीनगर। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 अक्टूबर में जीएसटी राजस्व यानी रेवेन्यू कितना रहा? कितना कलेक्ट हुआ? आंसर होगा 1.51 लाख करोड़ रुपए, 1,51,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा किसने जारी किया है? वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। अक्टूबर का जो जीएसटी राजस्व है वो कितना बढ़ गया है? तो 16.6% बढ़ गया है। ठीक है, और अगर हम फाइनल फिगर कहेंगे तो 1,51,718 करोड़ रुपए के करीब ये रहा है। तो जीएसटी की बात हो रही है और वित्त मंत्रालय ने ये डेटा जारी किया। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोल फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज EMBs, तो उसकी मेजबानी कहाँ की? कहाँ पर हुआ आयोजन? इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंसर होगा न्यू दिल्ली में। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में ये 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 दिवसीय ये इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजित किया और इसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उसके साथ साथ चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। अब सवाल हो कि कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। तो चुनावी जो अखंडता है, चुनावी जो सिस्टम है उसको सुनिश्चित रखने के लिए और उसमें कोई गड़बड़ी न हो उसके लिए और भविष्य में जो भी चुनौतियां हैं उसको लेकर चर्चा हुई है और कई देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। आर्मेनिया, मॉरिशस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चिली और कई सारे देश इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस एक्टर को मिला है अभी 2022 में? आंसर होगा पुनीत राजकुमार। कौन है वो? तो एक्टर थे वो और पिछले साल 29 अक्टूबर को 2021 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। 46 ईयर के थे और कर्नाटक में ये सम्मान पाने वाले 10वें व्यक्ति हैं। ओके, पुनीत राजकुमार काफ़ी पॉपुलर एक्टर रहे हैं वहाँ पर। कर्नाटक की बात हो रही है,
कई सारी फिल्में उनकी शानदार सुपरहिट रही। अभी मिलना, अरासू, हुदू गरु, राणा विक्रमा, मैत्री, इस तरह की कई सारी फिल्में थी और कर्नाटक रत्न पुरस्कार उनको मिला है। कर्नाटक की भी बात कर लें, राजधानी क्या है? बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शाकाहार दिवस यानी वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 नवंबर को। हर साल 1 नवंबर को शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर रेस में किस खिलाड़ी ने जूनियर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर होगा परवेज खान। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, परवेज खान ने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जूनियर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, और ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो घमांडा राम के नाम पर था। उन्होंने 20 साल पहले अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया था। और अब जो परवेज खान हैं, तो धावक हैं, दौड़ने में माहिर हैं, उन्होंने ये अंडर 23 चैंपियनशिप में ये रिकॉर्ड बनाया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मात्र 17 साल के हैं। उन्होंने 800 मीटर की जो दौड़ है वो 1 मिनट और 47.96 सेकेंड में पूरा कर लिया। महत्वपूर्ण बात। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर होगा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। ठीक है, दोनों राज्यों के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6। तो अब गोल्ड मेडल जो विजेता हैं उन सब की लिस्ट भी दिखा दूँ मैं। तो ये तमाम जो लिस्ट है, ये गोल्ड मेडल विजेताओं की लिस्ट है, आप देख रहे हैं। तो ये पुरुषों की लिस्ट है, जो पुरुष जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है वो सब। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। उन जो उस राज्य के हैं जो विजेता, वो सब ध्यान रख लें कि आपके राज्य के कौन कौन से हैं। और अब महिलाओं की लिस्ट ये रहेगी, महिलाओं में जो जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है वो सब पूरी की पूरी लिस्ट ये रहे। काफ़ी लंबा नाम है, तो इसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ पर दे दिया है, तो आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अब ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स मिलेगा आपको कल सुबह।